इस वीडियो में हम देखेंगे जेईई मेन का 2026 का जनवरी 22 का शिफ्ट 1 का फिजिक्स पेपर का सॉल्यूशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा गया है एक पार्टिकल को यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर। आगे जाकर के कहीं पर किसी इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी जब 20 मीटर पर सेकेंड है उस टाइम पर उसका एंगल हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री है। तो प्रोजेक्शन वेलोसिटी यू कितनी होगी ये हमें बताना है। देखो इसकी इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है u cos 60 और 20 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना बनेगा 20 cos 45 डिग्री। और पता होगा आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, तो इसको आप इसके बराबर कर दें। ये हो जाएगा 1/2, ये है 1/√2, तो u की वैल्यू हमें मिल रही है 20√2 मीटर पर सेकंड। इस क्वेश्चन में दो लिस्ट दी गई है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, और मैचिंग कराना है। इसमें कुछ क्वांटिटीज दी गई हैं और इसमें उनके डायमेंशनल फॉर्मूले दिए गए हैं। देखो स्प्रिंग कांस्टेंट की अगर हम बात करें F = kx होता है, तो k स्प्रिंग कांस्टेंट ये हो जाएगा फोर्स। अब फोर्स क्या होता है mlt-2 और ये एक्सटेंशन है जो कि बेसिकली लेंथ है, तो ये हमें मिल रहा है mt⁻², l की पावर है 0, तो इसका कनेक्शन इससे बन जाएगा। फिर है थर्मल कंडक्टिविटी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट किसी भी रॉड में क्या होता है Ka डेल्टा T अपॉन जो भी लेंथ है डेल्टा x कह लो या L कह लो, और ये है थर्मल कंडक्टिविटी, ये है रेट ऑफ हीट फ्लो का रेट, हीट का मतलब जूल और ये टाइम है, तो ये जाएगा जूल पर सेकंड, तो इसको हम लिखेंगे ml² T-2, ये एनर्जी हो गया और ये टाइम है कैपिटल T। कैपिटल K जो कि हमें फाइंड करना है, और ये एरिया है मीटर स्क्वायर और ये डिस्टेंस है मीटर में, तो ये बेसिकली मीटर बचेगा मतलब L बचेगा, और ये है टेम्परेचर जो कि केल्विन है, ये केल्विन है, ये थर्मल कंडक्टिविटी है जो कि हमें फाइंड करना है। तो इससे हमें थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला ये मिल रहा है m इंटू L इंटू T की पावर -3 इंटू K की पावर -1, ml-T-3 एंड K-1, तो इसका कनेक्शन इससे बन जाएगा, दूसरे का कनेक्शन चौथे से बनेगा। फिर भाई ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, देखो किसी भी सिंगल मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 3/2 ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT, K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब ये एनर्जी है तो ml² T-2 डायमेंशनलेस और K बताना है और T है टेम्परेचर जो कि हो गया केल्विन, तो इससे हमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला कितना मिल गया ml² T-2 और K की पावर -1, ये रहा ml² T की पावर -2 एंड K-1, तो इसका कनेक्शन इससे हो गया। अब चौथा चेक करने की वैसे ज़रूरत तो नहीं है, साफ समझ में आ रहा है क्या होने वाला है, फिर भी आप देख लो कैसे चेक करेंगे। किसी भी इंडक्टर में अगर करंट I फ्लो हो तो उसमें स्टोर्ड एनर्जी क्या होती है ½ Li², L है यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस, तो हमें L का डायमेंशनल फार्मूला बताना है। इससे हमें देखो मिलेगा ये एनर्जी है ml² T-2 और ये करंट है, करंट का मतलब एम्पियर उसका स्क्वायर, तो ये हमें मिल रहा है ml² T-2 और A की पावर -2, ml² T की पावर -2 और A की पावर -2, तो इसका कनेक्शन इसके साथ बन जाएगा। इस क्वेश्चन में कहा गया एक प्लेनेट है जिसका कुछ मास है कुछ रेडियस है, उसकी सरफेस से एस्केप वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। अब एक दूसरा प्लेनेट है, उसकी जो रेडियस है वो इस प्लेनेट की रेडियस का 10% है, मतलब अगर ये r है तो वो हो गया 0.1 r, और उसकी डेंसिटी इसकी डेंसिटी का 10% है, मतलब अगर इसकी डेंसिटी रो है तो इसकी डेंसिटी हो जाएगी 0.1 इंटू रो। तो फिर उस प्लेनेट की सरफेस से एस्केप वेलोसिटी कितनी बनेगी ये हमें फाइंड करना है। देखो एस्केप वेलोसिटी की बात करें अगर हम, तो फार्मूला क्या होता है √2 gm/r। इसका मास है प्लेनेट का m, रेडियस है r, इसका मास है m', रेडियस है r', ऑब्वियसली r' हो जाएगा 0.1 r के बराबर, क्योंकि ये इसके r का 10% है। ये प्लेनेट का मास होता है, ये प्लेनेट की रेडियस होती है, तो हम लिख सकते हैं ve'/ve, दिस इज स्क्वायर रूट m'/m इंटू r/r', बाकी g और 2 डिवाइड करने पर कैंसिल होगा। तो ve हमें दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड, और अगर ve' हमें फाइंड करना है तो बेसिकली हमें ये दो रेशियो फाइंड करना पड़ेंगे, इनके मास के रेशियो और रेडियस का रेशियो। रेडियस का रेशियो उसने ऑलरेडी दिया है r/r', देखो कितना बन रहा है r/r', ये बन रहा है 1/0.1 मतलब कि 10, और m'/m, देखो इस प्लेनेट की डेंसिटी अगर हम लिखें रो तो ये बनेगा m/4/3 πr3,
और उस प्लैनेट की डेंसिटी अगर हम लिखें वो इसका 10% है, तो फिर उसका मास कितना होगा? मास उसका हो जाएगा, उसका वॉल्यूम, उसकी रेडियस है 0.1 r, ये हो गया उसका वॉल्यूम, इनटू डेंसिटी। अब उसकी जो डेंसिटी है वो इस डेंसिटी का 10% है, मतलब 0.1 इंटू दिस रो, और ये रो है, ठीक है। तो देखो ये इतना हिस्सा कैंसिल हुआ। अब हमें m डैश और m, ये देखो रेशो मिल रहा है, m डैश अपॉन m 0.1 की पावर 4, ये मिल गया। तो यहाँ पर वैल्यूज हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं, वी डैश अपॉन वी ई, दिस इज इक्वल टू m डैश अपॉन m 10 की पावर -4 एंड r अपॉन r डैश, दिस इज 1 अपॉन, दिस इज 10, तो ये आएगा 10 की पावर -2 स्क्वायर रूट 10, ठीक है। और 10 को राइट में ले जाते हैं हम, तो वी ई डैश हमें मिल गया 10 की पावर -1 रूट 10, मतलब कि वी ई डैश हो गया 1/√10। बाकी फिर इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है एक स्क्वायर के चारों वर्टिसेस पर हमने 4 पार्टिकल्स रखे हैं, m, 2m, 3m और 4m, और एक पार्टिकल हमने सेंटर पे रखा है जिसका मास कुछ भी हो सकता है, लेट अस से दैट इज कैपिटल M। अब इस पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा है, टोटल फोर्स सेंटर वाले पार्टिकल पर, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो है F1। अब अगर हम एक काम करें, 3m और 4m को आपस में इंटरचेंज कर दें इनकी पोजीशंस को, तो फिर सेंटर वाले पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा टोटल वो हो जाएगा F2। तो फिर F1 और F2 का रेशियो क्या है ये हमें बताना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो m मास का पार्टिकल है, जो डिस्टेंस इसके लिए है वही डिस्टेंस बाकी सबके लिए भी है। अब अगर ये m मास है तो ये इस पार्टिकल पर फोर्स सपोज दैट F लगा रहा है, तो फिर 2m मास कितना फोर्स लगाएगा? वो 2F लगाएगा। और 3m कितना लगाएगा? वो 3F लगाएगा। और 4m ये लगाएगा 4F इस सेंट्रल पार्टिकल पर। हमें f की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है। ये f और ये 3f मिल करके इधर कितना आया? 2f। ये 4f और 2f मिल करके इधर आया 2f। नाउ 2f and 2f the combined together the resultant is which is f1. This resultant will be 2f square root 2। ठीक है। फिर क्या है, 3m और 4m को जब हम इंटरचेंज करेंगे तो ये जो 3f इधर है वो इधर आ जाएगा और ये जो 4f था वो इधर आ जाएगा। तो अब चेंज ये हो गया कि इधर आ गया 4f और इधर आ गया 3f, बाकी सब अपनी जगह पर सेम है। अब देखो क्या हुआ, 2f और 3f मिल करके कितना हो जाएगा f, 4f और f मिल करके कितना हो जाएगा 3f, और ये 90 डिग्री पर है तो इनका रिजल्टेंट हम फाइंड करेंगे जो कि f2 है। ये होगा स्क्वायर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर 9f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, और ये आ गया स्क्वायर रूट 10 इंटू f। तो f1 और f2 का रेशियो दिस इज 2f रूट 2 अपॉन रूट 10 इंटू f। तो ये हमको मिल गया रूट 2, ये हमको मिल रहा है 2 अपॉन रूट 5। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ये एक फिगर दिया गया है, कुछ लॉजिक गेट्स लगाए गए हैं और वहां पर एक लेड लगा हुआ है। तो पूछा गया है कि विच इनपुट विल मेक द लेड ग्लो, मतलब ये कि ये जो 4 टर्मिनल आपको दिख रहे हैं ABCD, इनमें हम क्या इनपुट लगाएं ताकि वो जो लेड है वो जलने लगे, उससे लाइट एमिट होने लगे। देखो ये लेड आपने पढ़ा होगा, लेड फॉरवर्ड बायस में काम करता है और तब वो लाइट प्रोड्यूस करता है। तो ये जो डायोड आपको दिख रहा है ये फॉरवर्ड बायस में आना चाहिए, और इसका मतलब फिर ये है कि इसका जो P साइड है वो हायर पोटेंशियल पर होना चाहिए और N साइड लोअर पोटेंशियल पर, यानी कि ये प्लस 5 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, मतलब कि ये 1 होना चाहिए और ये 0 होना चाहिए। यहाँ पर आप जो भी रखो ये तब जलेगा जब यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पर 0 होगा। सिंपल, ओके। अब उसने कुछ ऑप्शंस दिए हैं, जो इनपुट की बात कर रहा है ना ABCD, तो इसकी ये ऑप्शंस दी गई, बोल रहा है कि ये इनपुट बताओ कौन सा होगा जिसके लिए लेड जलेगा। तो हम पहली ऑप्शन को अगर चेक करें 1 1 0 1 का मतलब क्या है, यहाँ पर 1 लगाया, यहाँ पर 1 लगाया, यहाँ पर 0 लगाया और यहाँ पर 1 लगाया। तो हम पहली ऑप्शन को चेक कर रहे हैं, ये 1 है, ये 1 है, ये 0 है और ये 1 है, मतलब 5 वोल्ट 5 वोल्ट 0 वोल्ट और 5 वोल्ट। ओके, अब ये देखो नॉर गेट होता है, ये भी नॉर है, ये भी नॉर है और ये भी नॉर है। ठीक है, ये 1 है तो ये दोनों 1 हो गए, 1 और 1 इज 1, उसका नॉट कर दो, 0 हो गया, ये 0 आ गया। इसी तरीके से ये दोनों 1 हो गए, 1 और 1 इज 1, उसका नॉट कर दो, ये 0 हो गया, ये 0 यहाँ पर आ गया। अब ये भी नॉर है, मतलब नॉट के बाद और के बाद नॉट है, 0 और 0 इज 0, उसका नॉट करा तो ये 1 आ गया, 1 हमें चाहिए था, 1 मिल गया। अच्छा, ये अभी और चेक करेंगे हम,
तो यहाँ पर हमें 1 मिल रहा है। ठीक, अब देखो ये 0 1 0 और 1, व्हाट इज 0 और 1? दैट इज 1, उसका नॉट कर देंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये देखो ये 0 आ गया यहाँ पर। तो जो पहला इनपुट पहली ऑप्शन में जो उसने दिया एग्जैक्टली वही यहाँ पर काम कर रहा है। सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, यही आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन हमको चेक करने की जरूरत है भी नहीं, वैसे आप चाहे तो इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है 2 सर्कुलर डिस्क हैं जिनकी थिकनेस है T1 और T2, उनकी रेडियाई है R1 और R2, डेंसिटी दोनों की सेम है। अगर R1 और R2 का रेशियो 1/2 है और दोनों का उनकी अपनी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर है, तो आपको बताना है इनकी थिकनेस का रेशियो क्या होगा। देखो I1 और I2 दोनों अगर बराबर है तो चलो इसी को हम यूज कर लेते हैं, इसी से आंसर आ जाएगा। I1 अगर हम लिखें, लेट अस से इसका मास है m1, इसका मास है m2, रेडियस r1 है, रेडियस r2 है, तो बताओ I1 को क्या लिखेंगे, हाफ mr², जो फॉर्मूला होता है उस हिसाब से ये लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे, हाफ मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, ये है इक्वल। अब हम मास को क्या लिख सकते हैं, मास को लिखेंगे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वॉल्यूम कितना बनेगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस, ये वॉल्यूम हो गया इंटू डेंसिटी, ये मास हो गया। इसी तरीके से हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। देखो हाफ कैंसिल हो जाएगा, पाई खत्म हो जाएगा, रो खत्म हो जाएगा, और ये बचेगा r1 स्क्वायर r1, तो ये बना r1 की पावर 4 इंटू T1 इक्वल टू r2 की पावर 4 इंटू T2। इससे हमें मिल गया T1/T2 इक्वल टू R2 अपॉन r1 की पावर 4, और R2/R1 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो आंसर आ गया 16। इस क्वेश्चन में कहा गया है 6 आइडेंटिकल रॉड्स हैं, इस तरीके से कनेक्शन बनाया गया है। ए पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, एफ पर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। तो जंक्शन बी का और जंक्शन डी का टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, ये हमको बताना है। देखो अगर ये सारी रॉड्स आइडेंटिकल है तो इसका रेजिस्टेंस अगर R है तो सभी का रेजिस्टेंस क्या हो गया, R। अगर हम ए से एफ तक बात करें, टोटल रेजिस्टेंस क्या बनेगा, R और R सीरीज में 2R एंड दिस इज 2R, 2R and 2R दे आर इन पैरेलल, क्या बना R। नाउ दिस R and this R and this R they are in series, so टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 3R। इस टोटल रेजिस्टेंस के हिसाब से 100 और 40 शुरू से लेके आखिर तक, ए से लेके एफ तक, 100 और 40 का डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये हो गई टोटल करंट। कौन सी करंट, थर्मल करंट। तो यहाँ से जो थर्मल करंट जा रही है I, उसकी वैल्यू हमें ये मिल रही है। अब ये I स्प्लिट होगा बराबर से I/2 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 मिल करके यहाँ पर वापस क्या बन जाएगा, I बन जाएगा। ओके, तो हमें इस थर्मल करंट की वैल्यू मिल रही है 60/3R, मतलब कि 20/R। अगर हम इस रॉड की बात करें, केवल यहाँ पर टेम्परेचर T है, TB जो हमें फाइंड करना है, यहाँ पर 100 है। सो ओनली फॉर दिस रॉड वी कैन राइट द टेम्परेचर डिफरेंस 100 माइनस TB अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ दिस रॉड विच इज R। दिस इज अगेन ऑब्वियसली द थर्मल करंट विच इज ऑब्वियसली I, और I कितना है, वो 20/R के बराबर है। तो देखो इससे हमें TB की वैल्यू मिल रही है 80 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से अगर हम इस रॉड के लिए लिखें, यहाँ पर टेम्परेचर TD है, सो फॉर दिस रॉड द टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन उसका रेजिस्टेंस, ये उसमें होने वाली थर्मल फ्लो होने वाली थर्मल करंट के बराबर होना चाहिए, जो कि I के बराबर है, और वो I कितना है, 20/R के बराबर। तो TD हमें कितना मिल गया, 60 डिग्री सेल्सियस। इस क्वेश्चन में कहा गया है 2 सॉलिड स्फीयर है, 5 kg 10 सेंटीमीटर की रेडियस है, 10 kg और 20 सेंटीमीटर की रेडियस, ये आपस में टच कर रहे हैं। इनकी जो कॉमन टेंजेंट है उसके अबाउट बता रहा है इस पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो कोई भी सॉलिड स्फीयर हो, उसके टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ICM प्लस mr², 2/5 mr² प्लस mr²। ये तो हो गया 2/5 mr² ICM, और इसमें mr² ऐड कर दो, ठीक है। तो टेंजेंट का अबाउट कितना बनता है, 7/5 mr²। तो दोनों सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम ऐड करेंगे हमें मिलेगा टोटल। तो पहले के लिए हम लिख रहे हैं 7/5, मास है 5 kg इंटू रेडियस का स्क्वायर। दूसरे के लिए 7/5, मास है 10 kg और रेडियस का स्क्वायर विच इज 0.2 मीटर। इसको सॉल्व कर लो, इससे आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है एक सिंपल पेंडुलम का जो बॉब है उसका मास है m, उसमें चार्ज है q, और इसको इक्विलिब्रियम लटकाया गया है, और हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्रेजेंट है E। तो आपको बताना है इसकी स्प्रिंग में टेंशन कितनी होगी, ये बताना है। देखो इस पर 3 फोर्सेस लगेंगे, एक QE लगेगा और एक नीचे mg लगेगा। QE और mg का रिजल्टेंट आएगा, और उस रिजल्टेंट को कौन बैलेंस करेगा, रस्सी का
टेंशन। तो रस्सी का टेंशन हो जाएगा QE और mg के रिजल्टेंट के बराबर, मैग्नीट्यूड बराबर, डायरेक्शन अपोजिट, ताकि उसको बैलेंस कर सके क्योंकि ये रुका हुआ है। तो T का ये वैल्यू हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है एक अल्फा पार्टिकल है, बहुत दूर से चलते हुए आ रहा है एक न्यूक्लियस के पास में, जिसका एटॉमिक नंबर है 79 और स्टार्टिंग में इसकी काइनेटिक एनर्जी है 7.9 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मिनिमम कितनी डिस्टेंस तक वो आएगा। देखो ये जब मिनिमम डिस्टेंस पर पहुंचेगा ना तो रुक जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी इसकी खत्म। मान लेते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस है r, काइनेटिक एनर्जी खत्म मतलब सारा लॉस हो गया। अब ये लॉस गया कहाँ, पोटेंशियल एनर्जी के इंक्रीमेंट में। फाइनली जब ये r डिस्टेंस पर है तो इस पूरे सिस्टम की ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। इनिशियली जब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर था पोटेंशियल एनर्जी ये थी। सो दिस इज द इंक्रीमेंट इन द पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विच इज 7.9 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम कन्वर्ट करेंगे, प्रॉपर यूनिट में लिखेंगे। k की वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁻⁹ और उसका चार्ज 79 × E है 1.6 10⁻19 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और Q अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना हो जाएगा, ये 2E के बराबर हो जाएगा। R हमें फाइंड करना है और ये है 7.9 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, E से मल्टीप्लाई करेंगे, एक E कैंसिल हो जाएगा, बाकी एक E की वैल्यू हमें लिखना पड़ेगी और इससे हमें स्मॉल r की वैल्यू मिल जाएगी। इस क्वेश्चन में कहा गया है एक रेजिस्टेंस है 10 ओम और एक इंडक्टर है 10 मिली हेनरी। इनका कॉम्बिनेशन हमने एक 10 वोल्ट के सेल से कनेक्ट किया है और स्विच को हमने ऑन कर दिया। बताना यह है कि जब करंट मैक्सिमम पॉसिबल करंट का 1/e टाइम्स होगा तो उस टाइम पर इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। देखो इंडक्टर की एनर्जी की अगर हम बात करें, इसका सिंपल सा फार्मूला होता है, ये होता है फार्मूला। मतलब इस एनर्जी को फाइंड करने के लिए हमें करंट की वैल्यू चाहिए। करंट उसने खुद ही बता दी कितनी, Imax/E, लेकिन इसके लिए आपको क्या चाहिए, Imax चाहिए। जब स्टेडी स्टेट फाइनली आ जाती है तो इंडक्टर का काम खत्म और एक कांस्टेंट करंट यहाँ पर फ्लो होती रहेगी और R के हिसाब से वो करंट जो कि मैक्सिमम होती है फाइनली ये करंट बनेगी सेल का पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस। तो मैक्सिमम करंट है 1 एम्पियर, तो फिर ये करंट हमें मिल गई मैक्सिमम का 1/e। तो इंडक्टर में उस टाइम पर जो स्टोर्ड एनर्जी है ये बनेगी हाफ L। L की वैल्यू है 10 मिली हेनरी और I का स्क्वायर, I है Imax/E, तो 1 Imax 1 है, 1/e का स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है AXI का प्लस BYJ का, जहां पर A और B की वैल्यूज गिवन है 10 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर एंड 5 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। अगर 10,10T पर पोटेंशियल है 5 वोल्ट तो आपको बताना है 0,0 पर, मतलब ओरिजिन पर पोटेंशियल कितना होगा। देखो एक फॉर्मूला होता है dV = E.dr। इसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं E.dr बनता है EX dx और EY dy, तो माइनस EX dx माइनस EY dy, ये बनेगा dV का इंटीग्रेशन। अब EX इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट कितना है, AX है, जहां पर A की वैल्यू कितनी है 10 और ये है 5, B × y, B is 5। ठीक है, इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। अब देखो 10,10T पर पोटेंशियल कितना गिवन है 500 और हमें कहाँ पर चाहिए 0,0 पर ये पोटेंशियल हमें चाहिए। तो इससे हमें मिला V - 500 = 10, ये हो जाएगा 5x² और 0 - 100 और -5/2 y² 0 - 400। सिंपल है, देख लो ये आंसर, इससे हमें V का मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है एक गैस का हमने एडियाबैटिक एक्सपेंशन किया, जिस प्रोसेस में हमने वॉल्यूम को 8 टाइम्स कर दिया है और उस वजह से टेम्परेचर 1/4 हो गया है, तो फिर उस गैस का गामा क्या होगा, एडियाबैटिक कोएफिशिएंट क्या होगा, ये हमें बताना है। देखो एडियाबैटिक प्रोसेस की अगर बात करी जाए तो इक्वेशन क्या होता है, TV की पावर गामा -1 = कांस्टेंट। इससे हम लिख सकते हैं T1 V1 की पावर गामा -1 = T2 V2 की पावर गामा -1। इनिशियल टेम्परेचर हम T मान लेते हैं, इनिशियल वॉल्यूम हम V मान लेते हैं, उसकी पावर है गामा -1। इनिशियल अगर T है और टेम्परेचर 1/4 हो गया तो फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा, इनिशियल का 1/4। और इनिशियल वॉल्यूम V है तो फाइनल वॉल्यूम 8 टाइम्स कर दो, ये 8V हो गया। T और V सब खत्म हो गया, कैंसिल हो गया और हमें मिल गया 1 = 1/4 × 8 की पावर गामा -1। इससे हमें मिला 8 की पावर गामा -1 = 4, मतलब 2 की पावर 3 और 3 गामा -3 हो गया = 2 की पावर 2। तो पावर बराबर होना चाहिए क्योंकि बेस 2 और 2 सेम है। सो 3 गामा -3 = 2, सो 3 गामा = 5, तो गामा की वैल्यू आ गई 5/3।
इस क्वेश्चन में कहा गया है एक नॉन मैग्नेटिक मीडियम में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रही है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये दिया गया है। तो आपको बताना है उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा। देखो जिस वेव की बात करी जा रही है ये तो है के और ये है ओमेगा। फॉर्मूला होता है ना ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो इस हिसाब से ओमेगा जो कि होता है 2 पाई एफ ये हमको दिया गया है और k जो कि होता है 2 पाई बाई लैम्डा ये दिया गया है। ठीक है, तो ये जो वेव चल रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उस मीडियम में उसकी स्पीड क्या बनेगी? स्पीड होती है एफ लैम्डा। अगर आप इसको इससे डिवाइड करोगे, देखो चेक करो, इसको इससे डिवाइड करो 2 पाई खत्म हो जाएगा और लैम्डा ऊपर जा करके ये एफ लैम्डा बन जाएगा। मतलब ये ओमेगा बाई के हो जाएगा। ओमेगा अपॉन के हमको कितना मिल रहा है? 10 की पावर 8 और ये बना 1.5। ओके, तो ये उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का उस मीडियम में ये स्पीड है। अच्छा, स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड किसी भी मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की होती है 1/μ एप्सिलॉन। और वैक्यूम में ये स्पीड कितनी होती है? लाइट की स्पीड μ0 और एप्सिलॉन नॉट। तो फिर हम एक काम करते हैं C/V कर लेते हैं। C/V करोगे ये बनेगा μ/μ0 एंड ε/ε0। अब देखो C वैक्यूम में कितना होता है? 3 × 10 की पावर 8 और इस मीडियम में हमने ये कैलकुलेट की स्पीड तो हमको मिल रही है 1.5 × 10 की पावर 8। ठीक है, तो ये हमको कितना मिल गया? ये 2 के बराबर मिल गया। अब उसने चूंकि बोला है कि ये मीडियम कैसा है? नॉन मैग्नेटिक मीडियम है, इस वजह से जो म्यू होगा वो μ0 के बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ε/ε0 इसका स्क्वायर कर दो, राइट में 2 है तो ये 4 हो गया। तो एप्सिलॉन हमें मिल गया 4ε0, जबकि एप्सिलॉन होता क्या है? के ε/0 के बराबर होता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 4।